हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी में पहला जो चैप्टर है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और दूसरा चैप्टर सिंथेसिस का होता है। तो आज हम सिंथेसिस के बारे में सीखेंगे। ये सिंथेसिस, इसका हिंदी अर्थ होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या है? जोड़ना। अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है संश्लेषण का? हम क्या जोड़ेंगे इसमें? किसे कहते हैं सिंथेसिस? तो सिंथेसिस का मतलब है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना। फिर समझ लीजिए, सिंथेसिस का अर्थ है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना। आप कह सकते हैं कि सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। अब प्रश्न ये है कि आपको ये तो पता चलेगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स अथवा कंपाउंड सेंटेंस बनाने को सिंथेसिस कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस? जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, तो हम कैसे बना पाएंगे सिंपल सेंटेंस? बना ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस? बहुत आसान पहचान है कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। फिर समझ लीजिए, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। अभी आपने ये सीखा कि सिंथेसिस का मतलब क्या है। सिंथेसिस का मतलब है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक। सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल अथवा कॉम्प्लेक्स अथवा कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब ये जो सिंपल सेंटेंस होता है ये क्या होता है? हमने बताया कि भाई सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि भाई फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ये जो फाइनाइट वर्ब है इसमें दो अक्षर हैं, फाइनाइट और वर्ब। तो हमें वर्ब का भी नहीं पता वर्ब क्या होता है, तो हम दोनों को देखना चाहिए भाई ये होता क्या है वर्ब। ये आपको पहले भी एक बार बताया कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज ए सेइंग और डूइंग वर्ड। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया वह शब्द होता है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है।
करना, जो हम काम करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, देते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जितने सारे काम करते हैं, कोई भी शब्द जिससे किसी कार्य का करना, तो आना जाना, खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना, याद करना भूलना, ये सारे शब्द क्रियाएं हैं, क्योंकि इन शब्द से किसी कार्य के करने का बोध होता है, और होने का जो अपने आप होता है, जो हमने करते, जैसे वर्षा होना, अंधेरा होना, हवा चलना, ओले पड़ना, दिन निकलना, दिन छिपना, तो ये भी क्रियाएं हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। ये जो क्रिया है इसके बारे में एक हल्की सी नज़र डालते हैं कि भाई ये जो वर्ब है, वर्ब तो पता चल गया वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना या होना प्रकट हो, उसे वर्ब कहते हैं। हम इनको वर्ब को एक छोटा सा इनका अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनका वर्गीकरण करते हैं। हम मान लेते हैं वर्ब जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब दो प्रकार के, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यह है कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वर्ब के जिस रूप से टेंस का, काल का निर्धारण होता है, क्रिया के जिस रूप से काल का निर्धारण होता है, क्रिया के उस रूप को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डिटरमाइंस द टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। काल के निर्धारण से क्या अभिप्राय है? यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चल जाए भाई क्रिया किस काल में है। काल मतलब टेंस मतलब समय। समय तीन भाग में विभाजित है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। बिल्ली दूध पीती है पता चलेगा भाई ये प्रेजेंट टेंस है। बिल्ली ने दूध पिया, इसका मतलब भाई पास्ट टेंस है। बिल्ली दूध पिएगी, फ्यूचर टेंस है। पीती है प्रेजेंट टेंस, पिया पास्ट टेंस, पिएगी फ्यूचर टेंस। द कैट ड्रिंक्स द मिल्क, तो ड्रिंक्स जो है वो प्रेजेंट टेंस को बताता है, और द कैट ड्रैंक द मिल्क, ड्रैंक जो है वो पास्ट टेंस को बताता है। द कैट विल ड्रिंक द मिल्क, विल ड्रिंक जो है फ्यूचर टेंस को बताता है। तो ये ड्रिंक्स प्रेजेंट टेंस, ड्रैंक पास्ट टेंस, विल ड्रिंक फ्यूचर टेंस। तो ये जो क्रियाएं हैं, क्रिया के ये जो रूप हैं, इनसे टेंस का निर्धारण होता है, पता चलता है कि भाई कौन सा टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो क्रिया के जिस रूप से टेंस का निर्धारण हो जाए, पता चल जाए कि भाई क्रिया पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, क्रिया का वो रूप फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब तो क्लियर होगी बात। और नॉन फाइनाइट क्रिया के जिस रूप से काल का निर्धारण नहीं होता, पता नहीं चलता कि क्रिया किस टेंस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काल का निर्धारण नहीं होता, काल निर्धारित नहीं होता, टेंस निर्धारित नहीं होता, टेंस का पता नहीं चलता कि भाई पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो क्रिया के उस रूप को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ये जो फाइनाइट वर्ब है ये दो प्रकार के होते हैं। एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलियरी वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया।
मेन वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। ये मुख्य क्रिया क्या होती है? अभी जैसे बताया आपको, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, ये मुख्य क्रियाएं हैं। और मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया क्या लग जाती है? जैसे सपोज करो पढ़ना है, तो पढ़ना तो मुख्य क्रिया है, और पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा, पढ़ चुका है, पढ़ चुका था, पढ़ चुकेगा। तो ये पढ़ने में कितने सारे रूप बन गए। कहीं ता है, ती है, ते है, ताहू लग गया, कहीं रहा, रही, रहे लग गया, कहीं गा, गी, गे लग गया, कहीं चुका है, चुकी है, कहीं चुका था, चुकी थी, चुके थे, कहीं चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। तो ये जो बाकी के फालतू हैं, ये सहायक क्रियाएं हैं। ये मान लीजिए आप, पढ़ने में जो कुछ बाद में जुड़ता है वो सब सहायक है, वो ऑक्सिलियरी है। यूं देखिए कि जैसे मेन वर्ब है, ये भी दो प्रकार का होता है। मेन वर्ब भी दो प्रकार का होता है। ये तो आपको पता चलेगा भाई, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो भी दो प्रकार की है। एक इंट्रांजिटिव वर्ब और एक ट्रांजिटिव वर्ब। ये इंट्रांजिटिव क्या होता है? इंट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं अकर्मक। अकर्मक क्या होता है भाई? ए का मतलब होता है नहीं, क्या का मान लीजिए क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, मतलब ऐसी क्रिया जिसको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सपोज कीजिए, ये है द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। भौंकता है ये वर्ब है, कौन भौंकता है? कुत्ता, ये सब्जेक्ट है। ये जो वर्ब है द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, ये पूरी सेंस देता है, यानी कंप्लीट सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। जो सेंस कंप्लीट करता हो शब्दों के उस समूह को सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव, पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, सेंटेंस कहलाता है। तो ये पूरा भाव व्यक्त करता है, इसलिए एक सेंटेंस है द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। और इसमें भौंकना ये वर्ब है, कौन भौंकता है? कुत्ता, ये सब्जेक्ट है। तो इसमें पूरा भाव है। यो ऐसा है सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द चाइल्ड वीप्स, द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लेकिन सपोज करो ये सेंटेंस है द डॉग ईट्स, कुत्ता खाता है। ये सेंस अधूरी है, ये भाव अधूरा है, वाक्य पूरा नहीं है। जब सेंस अधूरी है तो वाक्य अधूरा है। ये वर्ब ऐसा है जिसको आवश्यकता है उत्तर देने की, क्या और क्या के उत्तर में होता है? ऑब्जेक्ट। यानी ये वर्ब ऐसा है जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम ये लिखेंगे क्या, द डॉग ईट्स, कुत्ता खाता है क्या? मीट, मांस या ब्रेड, रोटी। द डॉग ईट्स मीट, कुत्ता मांस खाता है। तो ये जो है, अब वाक्य का अर्थ पूरा हो गया, ये कंप्लीट सेंस होगी, तो सेंटेंस पूरा हो गया। तो ये सेंटेंस ऐसा जिसमें ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। बिना ऑब्जेक्ट के इसकी सेंस अधूरी है, यानी बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस नहीं बनता।
ये वर्ब ऐसा है जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जो पैसिव वॉइस बनती है उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनका वर्ब ट्रांजिटिव होता है, यानी जिनके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस भी नहीं बनती। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या हुआ? ऐसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ही कॉल्स, वह बुलाता है, तो ये भी सेंस अधूरी है, हमें लिखना पड़ेगा किसको? ही कॉल्स मी, ही कॉल्स यू, ही कॉल्स देम। तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा है, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये है मेन वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये सहायक क्रिया क्या है भाई? ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये भी दो प्रकार का होता है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन होते हैं। नंबर 1 होता है बी, और नंबर 2 डू, और नंबर 3 हैव। बी मैंने होना, इसकी प्रेजेंट में फॉर्म होती है इज, एम, आर। ये कहां से आया? इज, एम, आर निकल के बी से। बी मैंने होना, इसका मतलब है या होता है या होती है होता है, होती है। एम का मतलब हूं या होता हूं। आर का मतलब हैं या हो, होते हैं, होते हो, इतने अर्थ हैं इसके। डू की प्रेजेंट में फॉर्म होती है डू और डज, डू और डज। और पास्ट में हो जाएगा इसकी डिड, पास्ट में क्या हो जाएगा इसका? डिड। और हैव की प्रेजेंट में फॉर्म होती है हैज और हैव, और पास्ट में हो जाएगा इसका हैड। तो इज, एम, आर, और इसके पास्ट में फॉर्म, बी की पास्ट में फॉर्म क्या हुआ है? वाज और वर। और फ्यूचर बनाना हो तो विल और शैल लगा दें, इसके साथ विल भी और शैल भी हो जाएगा, होगा, होगी, होगे, होगा। तो बी की प्रेजेंट में फॉर्म इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर। डू की प्रेजेंट में डू, डज, पास्ट में डिड। हैव की प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। बी, डू और हैव, इसी से बन गए सारे। और ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं इसमें विल और विल, वुड, शैल और शुड, कैन और कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू और नीड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग होते हैं, मुख्य क्रिया के साथ आके अलग अलग टेंस में अलग अलग का प्रयोग होता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का प्रयोग हो जाता है, पास्ट फॉर्म में उसकी वुड और शुड हो जाता है। शुड मैंने चाहिए भी होता है, कैन मैंने सकना, कुड सकता था, प्रेजेंट में भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। मे मैंने सकना, ये विनम्रता से बात करने के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आदेश देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। सामर्थ्य शक्ति का प्रयोग करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। मस्ट मैंने अवश्य चाहिए, आउट टू मैंने चाहिए, ये नैतिकता के लिए प्रयोग किया जाता है। शुड मैंने चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, सलाह देने के लिए प्रयोग किया जाता है, सुझाव देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ये क्या होते हैं भाई?
ये नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होते हैं। नंबर 1 पार्टिसिपल, नंबर 2 इन्फिनिटिव, नंबर 3 जेरंड। पार्टिसिपल, अब प्रश्न यह है कि ये क्या होता है भाई पार्टिसिपल। आपको ये बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, इनके नॉन फाइनाइट वर्ब से टेंस का निर्धारण नहीं होता। ये 3 होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। तो ये पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम करता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। ये एडजेक्टिव क्या होता है? जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द एडजेक्टिव की, वर्ब की, स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। ये क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताता है, ये विशेषण है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे गुड बॉय, कैसा बॉय? गुड। ये कैसे के उत्तर से पता चल जाता है। स्वीट ग्रेप्स, कैसे ग्रेप्स? स्वीट। ब्लैक हॉर्स, कैसा घोड़ा? ब्लैक। तो ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव है, स्वीट एडजेक्टिव है। यूजलेस टॉक्स, बेकार की बात। कैसी बात? यूजलेस। तो यूजलेस जो है वो एडजेक्टिव है, टॉक की विशेषता बताता है, टॉक को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है। An adverb is a word which modifies the verb. An adverb is a word which modifies the verb. An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. जो noun या pronoun की विशेषता बताता है वो adjective है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का कार्य करता है। आपको कैसे पता चलेगा भाई ये पार्टिसिपल है? इसमें जिस शब्द के हिंदी अर्थ में हुआ, हुई, हुए, कर या करके, लगता है। जिस शब्द के हिंदी अर्थ में हुआ, हुई, हुए, कर या करके लगता है और वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है, उस शब्द को पार्टिसिपल कहते हैं। समझा की बात? जिस शब्द के हिंदी अर्थ में हुआ, हुई, हुए, कर या करके लगता है, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे हियरिंग द नॉइज द ओल्ड वुमेन वॉक अप। हियरिंग सुनकर, तो कर लग गया इसमें। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर, द ओल्ड वुमेन वॉक अप। बुढ़िया जाग गई।
तो हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर, तो हियर मैंने सुनना, इसमें आईएनजी लगी हुई है और कर इसके अर्थ में आया सुनकर, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। टेकिंग द स्टिक द ओल्ड मैन केम आउट, टेकिंग द स्टिक लाठी लेकर, द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी केम आउट बाहर आया। तो टेकिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, उसके अर्थ में लेकर कर आया है, इसलिए वो पार्टिसिपल है। टेकिंग द स्टिक द ओल्ड मैन केम आउट, लाठी लेकर बूढ़ा बाहर आया। तो ये जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ब्रेक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। मान लो हम ये कहें ही हैज ब्रोकन द जग, ही हैज ब्रोकन द जग, इसका मतलब है हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज ब्रोकन द जग, उसने जग तोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। लेकिन अगर हम ये कहें कि ही थ्रीव या शी थ्रीव, शी थ्रीव, थ्रो, थ्रीव, थ्रोन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फेंक दिया। शी थ्रीव, उसने फेंक दिया। दी ब्रोकन जग, टूटा हुआ जग। शी थ्रीव द ब्रोकन जग, उसने ब्रोकन जग फेंक दिया, उसने टूटा हुआ जग फेंक दिया। तो यहाँ पे ब्रोकन का मतलब है टूटा हुआ, यहाँ पे था ही हैज ब्रोकन दी जग, उसने जग तोड़ दिया है। तो जब हुआ, हुई, हुए लग गया इसमें, तो ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नाउन से पहले आई है। नाउन की विशेषता बताती है जग की कैसा जग है, ब्रोकन, टूटा हुआ, इसका अर्थ यहाँ पे टूटा हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल, जब कोई आदमी एक काम करके दूसरा काम करता है तो वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे पाठ याद करके शीला सो गई, तो कौन सा काम किया उसने पहले, कौन सा काम पूरा हो गया, पाठ याद करने का, पाठ याद करके शीला सो गई। तो जो काम पूरा कर दिया परफेक्ट हो गया। जो परफेक्ट मैंने पूरा, जो काम पूरा हो गया उसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। पाठ याद करके यानी हैविंग लर्नड द लेसन, शीला स्लेप्ट, शीला सो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हो गया प्रयोग, इसलिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग लर्नड द लेसन शीला स्लेप्ट, पाठ याद करके शीला सो गई। तो हैविंग लर्नड जो है ये हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है। और ये इन्फिनेटिव जो होता है, इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके हिंदी अर्थ में ना, नी, ने, को या के लिए लगता है। ना, नी, ने, को या के लिए। ना, नी, ने, को या के लिए। जैसे टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इज वर्शिप, इसका मतलब है कार्य करना, पूजा करना है, करना। टू वर्क काम करना, इज वर्शिप पूजा करना है, काम करना ही पूजा करना है। टू वर्क इज वर्शिप। तो ये वर्ब से पहले टू लगा हुआ, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव है। टू एर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का काम है या इंसान से ही गलती होती है। टू एर इज ह्यूमन, तो यहाँ एर मैंने गलती करना, उससे पहले टू लगा हुआ, तो ये इन्फिनेटिव का प्रयोग है। ये जैसे पहले हो रहा है ऐसी वाक्य के बाद में भी हो सकता है। ही इज रेडी टू गो, ही इज रेडी टू गो, इसका मतलब यह है जाने के लिए। ही इज रेडी टू गो, वह जाने के लिए तैयार है, ये बाद में। बीच में भी इसका प्रयोग हो सकता है। राम वेंट टू आगरा टू सी दी ताज, राम आगरा गया टू सी दी ताज, ताज देखने के लिए, टू सी देखने के लिए। तो इसके हिंदी अर्थ में नानी ने, को या के लिए लगता है। टू गो जाने के लिए, तो ये इन्फिनेटिव है। और जीरंड, जीरंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। जीरंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ,
वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो वॉकिंग टहलना, इसके हिंदी अर्थ में भी नानी ने आया। और नानी ने तो इसमें भी बताया गया था, लेकिन ये वर्ब से पहले टू लगता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया गया, लेकिन उसके हिंदी अर्थ में हुआ, हुई, हुए, कर या करके लगता है। जैसे हियरिंग द नॉइज, द ओल्ड वुमन वोक अप, टेकिंग द स्टिक, द ओल्ड मैन केम आउट। इसमें नानी ने लगता है। अंतर इसमें क्या है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है, जीरण जो है वो नाउन का कार्य करता है। कुछ क्रियाओं के जिनके वर्ब नहीं बनते, उनके नाउन, जिन क्रियाओं के नाउन नहीं बनते उनके जीरण बना दिए जाते हैं नाउन का कार्य कराने के लिए। तो जीरण मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। स्विमिंग, इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो ये तैरना है, स्विमिंग है, ये जीरण है। मान लीजिए हम इनका एक क्रिया लेते हैं। यह है शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। तो यहाँ पे जो सिंगिंग है, इज सिंगिंग, तो ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है इसमें। और अगर हम ये लिखें आई हर्ड हर, हियर की सेकंड फॉर्म सुनना, हर्ड सुना, आई हर्ड हर मैंने उसको सुना, सिंगिंग ए सॉन्ग एक गीत गाते हुए। सिंगिंग का यहाँ मतलब है गाते हुए। आई हर्ड हर सिंगिंग ए सॉन्ग, मैंने उसको एक गीत गाते हुए सुना। यहाँ पे ये वर्ब था, यहाँ पे ये हुए लग गया, इसके अर्थ में ये पार्टिसिपल हो गया। और तीसरा आई रिक्वेस्टेड हर, मैंने उससे प्रार्थना की, टू सिंग ए सॉन्ग एक गीत गाने की। तो टू सिंग वर्ब से पहले टू लग रहा है, ये इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब के लिए आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, मैंने उससे एक गीत गाने की प्रार्थना की। और अगर हम ये लिख दें शी लाइक्स सिंगिंग, उसे गाना पसंद है। तो यहाँ पे नानी ने लग गया और वर्ब की फर्स्ट वर्ड में आईएनजी है, ये नाउन का कार्य कर रहा है, तो ये जीरण है। यस, ऐसे लिख दे, सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना एक कला है। यस, ही इज एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ सिंगिंग, वो गाने की कला में एक्सपर्ट है। तो ये नानी ने लगा है, ये नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ही शब्द यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे पार्टिसिपल है, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है और यहाँ पे ये जीरण है। तो इसमें आपको अंतर करना सीखना पड़ेगा। जितनी आज बातें बताई हैं, जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आगे हम कल ये देखेंगे कि किस प्रकार दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनता है। उसका सबसे पहले नियम है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो जब हम आपको ये बताएंगे भाई पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसका प्रयोग करते हुए हम कल दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। थैंक यू बॉयज, थैंक यू वेरी मच।